शायद आप लोगों का एसएससी जेई मेंस का पेपर है, इसीलिए आपने क्लिक करा होगा। तो वेट करिएगा। ईएससी टॉपर सिविल एआईआर 16 आप लोगों के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशंस का एक शॉर्ट क्रैश कोर्स एसएससी जेई मेंस में आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो आपका भाई आप लोगों के लिए आज लेके आया। आप 25 मिनट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए उनको एक क्विक रिवीजन में कर सकते हो और 10 to 15 से 20 मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो एसएससी जेई मेंस में। तो ये वीडियो को बड़े प्यार से देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, ताकि आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग को समझ सको और कैसे आज तक के क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसएससी जेई मेंस 2013 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी आप एसएससी जेई मेंस का पेपर दो तो क्वेश्चंस को जब भी रीड करो बहुत केयरफुली रीड करो, क्योंकि आपको गिवन डाटा में उसको लिखना है। तो बार बार पढ़ने से बढ़िया एक बार अच्छे से पढ़ लो उस क्वेश्चंस को। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला गया था एनुअल सिंकिंग फंड ऑफ ए मशीन कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़ इज़ 150 रुपीज़ and its salvage value is estimated to be 5,000 rupees. Assuming interest rate is 4%, determine the life of machines. Okay, no problem. अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या पहली चीज़ देखिए समझिएगा। पहली चीज़ आती है आपके पास ये वाली एनुअल सिंकिंग फंड। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो एनुअल सिंकिंग फंड क्या होता है, आप एनुअली कितना जमा कर रहे हो पैसा। सपोज कीजिएगा आपको 20 साल में 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप पर ईयर कितना रुपए जमा कर रहे हो और उस पर कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। दैट फंड जो आप जनरली हर साल जमा कर रहे हो दैट इज़ एनुअल सिंकिंग फंड या एनुअल इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हो। और जो आपको 20 साल बाद जो आपको अमाउंट चाहिए दैट फंड इज सिंकिंग फंड। और आगे ये बोला गया कि मशीन की जो कॉस्टिंग है, जो आपने मशीन खरीदी हुई उसकी कॉस्टिंग जो है 50,000 रुपीज़ है और एनुअली जो आप उस पर जमा कर रहे हो दैट मनी इज़ 150 रुपीज़ आप एनुअली जमा कर रहे हो। एंड इट्स साल्वेज वैल्यू, सेकेंड टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्या होता है, देखिए साल्वेज वैल्यू होता है या बोल सकते हो सेकेंड हैंड प्राइस। मतलब अभी जो मटेरियल है या जो एसेट है, जैसे मोबाइल होता है ना, आपने उसकी वारंटी 1 साल की होती है, बट 1 साल बाद आप उसको बेचते हो तो ऐसा है कोई कि 10-15 रुपये में बेच देते हो। अगर आपके जो मोबाइल है उसकी कंडीशंस अच्छी है तो आपको उसका वैल्यू अच्छा मिल जाता है, जबकि उसका यूटिलिटी पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा मटेरियल जिसका यूटिलिटी पीरियड कंप्लीट हो चुका है बट अभी मटेरियल डिसमेंटल नहीं हुआ है, मतलब मटेरियल अभी को यूज़ किया जा सकता है, उसकी जो कंडीशंस है फिजिकल कंडीशंस वो अच्छी है, दैट इज़ अ साल्वेज वैल्यू। जैसे कार होती है ना, तो कार को नॉर्मली सपोज करो 15 साल चलती है, तो 15 साल के बाद भी बहुत सारे लोग उस कार को चलाते हैं। और 15 साल बाद सपोज करो मुझे नई कार लेनी है, मैंने उस कार को बेच दिया पर उस कार की कंडीशन अच्छी है, तो वो कार जब कोई और लेगा तो उसका ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं मिलेगी जितने का मैंने लिया, बहुत कम प्राइस मिलेगा। बट कबाड़ में देने से अच्छा है कि आप किसी उसको दे दोगे ना तो उस पर आपको थोड़ा प्राइस मिल जाएगा। बोलोगे भाई अच्छी गाड़ी है, अभी तो ली थी मैंने इसको, मैंने कभी भी इंजन इसका चेंज नहीं कराया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, दैट इज़ अफेक्ट द साल्वेज वैल्यू। वो जो आपको 5,000 रुपये मिलेगा जब आप उसको बेचोगे तो दैट इज़ अ 5,000 रुपीज़। एज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट इज़ 4% और डिटरमाइन द लाइफ ऑफ मशीन्स। लाइफ ऑफ मशीन मतलब आपको पता करना है कि भाई कितने साल आपकी मशीन चलेगी। फर्स्ट ऑल ऑफ यू राइट डाउन द गिवन डाटा। गिवन डाटा आपके साल्वेज वैल्यू दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। एनुअल इंटरेस्ट आपको 4% दे रखा है और कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दे रखा है। तो सिंपल सी बात, पहले ये निकाल दो कि भाई हमें सिंकिंग फंड, दैट इज़ अ सिंकिंग फंड। ये आपके पास क्या है, जो ये आपके पास अमाउंट है दैट इज़ अ सिंकिंग फंड, इसको बोलते हैं आपके पास सिंकिंग फंड है आपके पास। अब सिंकिंग फंड कैसे निकालोगे आप, सिंकिंग फंड कैसे निकालोगे, ओरिजिनल में आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है तो आप बोलोगे 50,000 रुपीज़, और जब आप उसको बेच दोगे तो कितना रुपए देगा आपको देगा 5,000 रुपीज़। तो टोटल आपके पास जो डेप्रिसिएशन हुआ है, कमी आई वो कितने रुपए की आई है, तो आप बोलोगे सर 45,000 रुपीज़ की तो कमी आई है। तो ये जो आपके पास 45,000 है यही आपके पास क्या है, सिंकिंग फंड है। ओके, इतना रुपये आपको जमा करना है।
तो इतना रुपए जमा करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास एनुअल सिंकिंग फंड का एक फॉर्मूला होता है। आई होता है आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुअल सिंकिंग फंड जो होता है वो होता है टोटल सिंकिंग फंड एस इंटू आई, यानी इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 1+i की पावर n-1 होता है। इससे अगर आप इसमें वैल्यू रखो, क्योंकि ये आपको दे रखा है वैल्यू, क्या दे रखा है, ये वैल्यू आपको दे रखा है एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है, एनुअल जो सिंकिंग फंड है वो 150 रुपीज़ आपको दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। जब आप कैलसी में रखोगे, कैलसी यूज़ करना सीख लेना। अगर नहीं आ रहा है यहाँ तो आपको आसान लग रहा होगा, बट कैलसी में एक बार दोबारा इस चीज़ को लिख लेना और एक बार प्रूव करना कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका आंसर है 65 ईयर्स, मतलब आपको 65 ईयर्स लगेंगे वो अमाउंट जमा करने में। कौन सी अमाउंट जमा करने में, जो हमारे पास एनुअल सिंकिंग फंड है, कौन सा है, ये आपके पास कितना अमाउंट है, 45,000 रुपीज़ है। क्या ये बात समझ आई? पहला क्वेश्चन समझ आ गया। तो ये चीज़ आपके पास पहले क्वेश्चन में पूछी गई। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एसएससी जेईई मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरली जो एस्टिमेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास 10, 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है डिटरमाइन द डेप्रिसिएटेड वैल्यू। पहली बात आपको याद रखना है, क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है। डिटरमाइन द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ अ कार whose purchase value is 5 lakh rupees with a scrap value of 5,000 rupees and its useful life is 10 years. Find out its book value after 5 years using straight line methods. क्या बोलना चाह रहा है जी? बात को समझिएगा कि आपके पास इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालनी, मतलब कमी कितनी आ रही है पैसे में, डेप्रिसिएशन निकालना है। जो कार हमने 5 लाख रुपए खरीदी, सपोज करो मैंने एक कार खरीदी BMW, ऐसे आती नहीं है 5 लाख में BMW, पर मान के चलिएगा मैंने 5 लाख में एक BMW कार खरीदी। अब मैंने इसको 10 साल तक यूज़ करना, मतलब उसकी यूज़फुल लाइफ 10 ईयर है। 10 साल के बाद उसका ख़राब होने का मतलब कुछ भी हो सकता है 10 साल बाद, पर 10 साल तक उसकी यूज़फुल लाइफ है। जब मैं उस गाड़ी को कबाड़ में बेलूँगा, कबाड़ मतलब स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रैप वैल्यू मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। यहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, आपके पास ऐसा मटेरियल जो डिसमेंटल हो चुका है, उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो सपोज़ करो जैसे आपके घर में स्कूटर होगा, तो स्कूटर अब नहीं चल सकता है। नॉर्मली आपके पास जैसे नॉर्मली मोबाइल होते हैं, तो मोबाइल अगर आपके पास आपका बहुत अच्छा लकी मोबाइल है, आपका भाई बहुत अच्छा लकी मोबाइल है, इसी से मेरा हर जगह मामला सेट हुआ था और इसी से मेरी शादी भी हुई थी, तो सब कुछ बहुत सारे लक सेंटिमेंट आपको उस मोबाइल के साथ जुड़े। तो आप कबाड़ मोबाइल वाले के पास गए तो उसने कहा सर इसको पूरा कंप्लीट बनाने में लगभग 15,000 करीब लगे। तो आप सोचोगे यार 5,000 का मोबाइल लिया था, 15,000, तो आप बोलोगे छोड़ो यार डिसमेंटल, ये तो ख़त्म हो चुका है, डिसमेंटल हो चुका है, नया मोबाइल दिखाइए। तो उसने कहा सर हम मुझे भेज दो, कबाड़ जो उसने कहा कि भाई सर मुझे भेज दो, तो उसने कहा भाई दे 5,000 रुपये। तो पागल हो क्या सर, 100-200 रुपये मिलेंगे। तो वो कबाड़ के रूप में वो वैल्यू गई है, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू जो आपको 200-300 रुपये देगा, दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू। ओके, तो इसमें ये चीज़ें दी गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशियल जो कंडीशंस होती है दैट इज़ अ गिवन डाटा को आपको लिखना होता है। तो इनिशियल कॉस्ट दी गई, स्क्रैप वैल्यू आपको 5,000 और टाइम आपको दे रखा है 10 ईयर्स में। तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से सबसे पहले ये पता करो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना हो रहा है, हर एक साल वैल्यू में कमी कितनी आ रही है। जो आपने 5 लाख की खरीदी थी वो हर एक साल में उसमें कितना, तभी तो बोलते हैं कि आपको जो पैसा होता है ना, जो सेविंग होता है, आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना होता है, लोग प्रॉपर्टी में, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। कभी भी पैसा अपना, जैसे लोग व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू डे बाई डे कम ही होती है। सपोज़ करो आप कार खरीदो, BMW आपने कार खरीदी, तो सपोज़ करो 1.5-2 करोड़ की आपने कार खरीदी, तो उसका डे बाई डे उसकी वैल्यू में कमी ही आएगी। तो नॉर्मली जो होते हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने अमाउंट को हर समय ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनका पैसा बढ़े। ओके, तो ये आपको दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से आपका डेप्रिसिएशन निकल जाता है P-S/NC। P मतलब इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू आपके पास 5,000 डिवाइड बाय आपके पास कितना है, आपके पास 10 ईयर्स दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, डेप्रिसिएटेड वैल्यू आपके पास 49,500, यानी आपके पास हर एक साल में जो उसमें डेप्रिसिएशंस आ रहा है, जो आपने 5 लाख की कार खरीदी थी, हर एक साल में 49,500 रुपीज़ की कमी आ रही है।
तो आपसे बोला गया अगर मैं इसकी वैल्यू जो कार आपने खरीदी इसकी वैल्यू 5 साल बाद निकालना चाह रहा हूँ, बुक वैल्यू कितनी आएगी। तो बुक वैल्यू जो आएगी इसके बाद 5 साल बाद, तो बुक वैल्यू जो आप निकालोगे 5 साल बाद वो कैसे निकालोगे, तो आपके पास इनिशियल कॉस्ट जो थी, प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो आपके पास 5 लाख रुपीज़ था। हर एक साल में कितनी कमी आ रही है, तो बोलोगे 49,500। तो 5 ईयर से मल्टीप्लाई, हर एक में इतने है तो 5 साल में कितना आएगा, इतना आ जाएगा। जो आप इसको 5 लाख में से माइनस करोगे तो इसका जो 5 साल बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी आपके पास, कौन सी, 2,52,500 ये कार होगी, यानी 2,52,500 रुपये आपकी उसकी वैल्यू है 5 साल बाद। 2020 में अगर आपने गाड़ी खरीदी तो 2025 में आपके पास वही 5 लाख की गाड़ी का जो प्राइस आपको मिलेगा मार्केट में वो 2,52,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एसएससी जेईई मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया पढ़िएगा, व्हाट इज़ एनालिसिस ऑफ रेट्स। जनरली आपको पता होता है कि एनालिसिस ऑफ रेट्स क्या होता है क्योंकि इसके टर्म में ही सब कुछ है। और आगे बोला गया एक्सप्लेन इट्स पर्पस, पर्पस इसके क्या है, तो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को एनालिसिस मतलब पता करना। रेट का मतलब कोई दर, किस रेट से, भाई सपोज करो आप मार्केट में गए और आपने पता करा भाई ईंट या जो ब्रिक्स है उसका क्या रेट चल रहा है या सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसके रेट, आइटम ऑफ रेट को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस ऑफ रेट के अंदर देखते हैं। तो ये लिखा गया है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम, किसी भी पर्टिकुलर आइटम का अगर हमको रेट डिसाइड करना है, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ दैट आइटम आर स्टडीड केयरफुली एंड देन फाइनली अ रेट इज़ डिसाइडेड। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कोई एक कंपनी चला रहे हो और आप सपोज़ करो एक कंपनी चला रहे हो और आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, जो साबुन या तो सीमेंट बना रहे हो, आप सीमेंट, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो सीमेंट की। आपने कहा कि जो मेरे सीमेंट का एक बैग होगा उसकी जो कॉस्ट है वो 500 के करीब होगी। तो उसमें जो 500 की आपने कॉस्ट रखी है वो कुछ सोच के रखी होगी ना, कुछ ना आप सोचा होगा भाई इतना मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है, इतनी मेरी ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ों को आपने एडअप करके ही उसका 500 रेट डिसाइड करा होगा। तो वही एनालिसिस ऑफ रेट है। दिस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एन आइटम इज टर्म एज अ एनालिसिस ऑफ रेट। ओके, ये बात समझ आ गई। अब कुछ पर्पज़ होते हैं, मतलब हर चीज़ के पर्पज़ है। एनालिसिस ऑफ रेट्स क्यों कर रहे हैं, तो जनरली आपको पता ही है कि हमें उसका करंट एस्टिमेट पता करने के लिए, भाई सिंपल सी बात है, टू डिटरमाइन द करंट रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क एट द लोकेलिटी। भाई हमें सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है कि करंट रेट क्या चल रहा है, ये पता करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, टू एग्जामिन द करंट रेट फॉर यूनिट आइटम, टू एग्जामिन द एबिलिटी ऑफ रेट्स कोटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह कोटेड किया गया है उसका करंट रेट पता करने के लिए। और एक होता है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जो आपके पास, टू रिवाइज द शेड्यूल ऑफ रेट। सपोज करो आपने अभी 2022 या 2023 में, अभी आप 2023 में और आपने जो एस्टिमेशन बनाया था, जो आपने काम स्टार्ट किया था 2020 में किया था, तो 2022 और 2023 में आपके पास एस्टिमेशन में बहुत सारा ज़्यादा वेरिएशंस आ गए। जैसे सपोज करो उस समय जो रेनफोर्समेंट था उसका कॉस्ट आज अलग था और आज कॉस्ट इसकी अलग है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसका आप ध्यान रखते हो किस में, एनालिसिस ऑफ रेट्स में। नेक्स्ट आता है आपके पास, टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड। सपोज करो आपने कोई एक एस्टिमेशन तैयार करा बट आप कुछ चीज़ें भूल गए, दैट आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं था, उस चीज़ को पता करने के लिए भी आपने, बट आर टू बी द डन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स, बट क्लाइंट बोल रहा है कि ऐसा करना है, तो उसको भी ध्यान रखा जाता है। ये भी एक पर्पज़ होता है एनालिसिस ऑफ रेट्स करने का, ठीक है ना। तो एनालिसिस ऑफ रेट्स जनरली आपको वर्ड्स में ही समझ जाओगे, तो पॉइंट्स को आपको खुद से ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एसएससी जेईई मेंस 2011 में, और यहाँ पे मैंने वो सारे पॉइंट्स लिए हैं जो अलग अलग ईयर्स में आए, बट मैंने सारे जो टर्म्स यूज़ हुए हैं और कौन कौन से टर्म एसएससी जेईई मेंस में पूछे गए हैं, ये फ़िलहाल मैंने 2011 का क्वेश्चंस बना के अपलोड करा है। बट ये बहुत सारे टर्म्स अलग अलग, जैसे 2019 में भी ये साल्वेज वैल्यू सिंकिंग फंड आया है, 2020 में भी आया है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। तो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। हो सकता है आपसे 10 मार्क्स में पूछ ले, 2 टर्म्स पूछ ले, 3 टर्म्स पूछ ले, तो ऐसे टर्म्स आप एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि एस्टिमेशंस के 2 या 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, जरूरी भी नहीं है पर आ सकता है। इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही जल्दी, यानी 2-2.5 घंटे की स्टडी के अंदर ही आप ये नंबर
निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्क्रैप वैल्यू आता है। देखिए स्क्रैप वैल्यू आपके पास क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू को मैं अगर एक शब्द में बोलूँ तो ये कबाड़ वैल्यू होती है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सपोज कीजिएगा आपने एक कार खरीदी, कार का जो आपकी गवर्नमेंट है जहाँ पे आप रहते हो, उस गवर्नमेंट ने कहा कि आप किसी भी कार को 15 साल तक यूज़ कर सकते हो। 15 साल के बाद उस कार को आप यूज़ नहीं कर पाओगे, वो स्क्रैप में चले जाएगी, मतलब वो कबाड़ में आपके साथ चले जाएगी। इस गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसके बदले आपको, हो सकता है आपने 20 लाख की कार खरीदी, वो आपको 20,000 पकड़ा दे। तो स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, मतलब उसका जब टाइम है डिसमेंटल हो जाता है मटेरियल, या आप बोल सकते हो एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है आपके पास, ऐसी कॉस्ट भी हो सकती है, मतलब कोई आपने चीज़ खरीदी वो ख़राब हो गई, उसके चलने के चांसेस ख़त्म हो गए। जैसे आपने एक मोबाइल लिया, आपने 10 साल उसको चलाया, उसका यूटिलिटी पीरियड एक साल था, बट वो आपने उसे 10 साल तक चलाया। 10 साल के बाद आपने कहा मेरा लक्की फ़ोन था ये, मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ। आप दुकान में गए, सही कराने गए, उसने कहा भाई 15,000 लगे, तो आपने कहा नहीं इतना भी लक्की नहीं है, तो आपने उसको क्या कर दिया, माय डियर, आपने उसको बोल दिया कि भाई तुम खरीद लो। तो उसने कहा ये तो ख़राब है, मैंने क्या काम का। तो आपने कहा यार 150-200 तो दे दो, तो उसने कहा ठीक है 150 रुपये ले लो, तो वो स्क्रैप वैल्यू में चलेगा, मतलब उसका भी कोई काम की बात नहीं है। तो ये स्क्रैप, इससे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ये बात समझ आई। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, पढ़िएगा, स्क्रैप वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल, मतलब ये डिसमेंटल हो गया, मतलब आपके पास मटेरियल ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ, मतलब उसकी यूज़फुल लाइफ। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की यूज़फुल लाइफ जो होती है 1 साल, अगर 1 साल के बाद उसकी जो लाइफ अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसे स्क्रैप में बेचा जाएगा। स्क्रैप वैल्यू इज़ काउंटेड इन द कैलकुलेशंस ऑफ डेप्रिसिएशंस। ये भी जो स्क्रैप वैल्यू होता है उसको यूज़ किया जाता है आपके पास, अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। जनरली जो होता है आपके पास, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जनरली 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ कंसिडर एज अ स्क्रैप वैल्यू। जनरली जो होता है, आपने अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी तो उसकी स्क्रैप वैल्यू नॉर्मली, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, जनरली आपके पास 10 रुपये तो होगी ही होगी, नहीं 10% ऑफ दैट स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या, फॉर ए बिल्डिंग, ये भी आपको पॉइंट याद रखना, एक बिल्डिंग में आपके पास डिसमेंटलमेंट मटेरियल कौन से होते हैं, स्टील हो सकता है, ब्रिक्स होता है, टिम्बर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, साल्वेज वैल्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाने के 100% चांस है। साल्वेज वैल्यू क्या होता है, जनरली आप इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड प्राइस। नॉर्मल समझिएगा, होता क्या है, सपोज करो आपने एक कार खरीदी, कार का जो लाइफ है वो 10 साल आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, 10 साल तक आप इस कार को चला सकते हो, बट आपने 5 ईयर्स के बाद आपने सोचा कि मैं इस कार को बेच देता हूँ, उसका यूज़फुल लाइफ अभी बची है, ये सपोज करो आपने उसको 10 साल तक, सपोज करो आपने 10 साल तक उसको चलाया, और 10 साल के बाद आपने जो आपकी कार थी उसकी कंडीशंस बहुत अच्छी थी, तो आपने किसी और को उसको बेच दिया, उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, बट उसकी जो कंडीशंस वो भी ऐसी लग रही है बिल्कुल नई है। तो यही होता है साल्वेज वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल। वो डिसमेंटल नहीं हुआ है, बट उसके यूटिलिटी पीरियड जो कंप्लीट हो चुका है। साल्वेज वैल्यू इज़ यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ द कैलकुलेशन इन द डेप्रिसिएशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है, स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू। और जनरली जो साल्वेज वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द एसेट, यानी फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट क्या है, इस पर डिपेंड करती है आपके साल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के बारे में, ये ऐसा फंड होता है जो जनरली आप जमा करते हो पैसा, वो आपके पास सिंकिंग फंड होता है। तो सिंकिंग फंड क्या होता है आपके पास, समझिएगा इस टर्म को। देखिए, द फंड विच इज़ ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड बाय वे ऑफ पीरियोडिक ऑन द एनुअल डिपॉजिट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इस टर्म एज अ सिंकिंग फंड। नॉर्मली सपोज करो आपने एक मकान बनाया 60 लाख का ऐसा मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले करा भी चुका हूँ, जो आपके कार वाला था ना, जिसमें आप 45,000 आप जमा करना चाह रहे थे, किस रेट से आपके पास कितने साल लगेंगे, तो वैसा क्वेश्चन भी था। बट सिंकिंग फंड को समझिएगा क्या होता है। सिंकिंग फंड ऐसा फंड होता है जो आप ग्रेजुअली जमा कर रहे हो, हर साल आप जमा कर रहे हो कुछ पैसा, और सपोज आपने कहा कि मैं 60 साल बाद जो ये मकान है उसको रिकंस्ट्रक्ट करूँगा, तो आपने 60 साल तक जो पैसा जमा करा, दैट मनी इज़ कॉल्ड एज सिंकिंग फंड, दैट फंड इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। टोटली अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी, उतने आपको पैसा जमा करना है, दैट इज एस टोटल सिंकिंग फंड। होता क्या आपके पास, ऑब्जेक्टिव द क्रिएटिंग सिंकिंग फंड इज टू एक्यूमुलेट द सफिशिएंट मनी कोई कलेक्ट करना होता है कि जब आपका उस लाइफ जब आपका वो स्ट्रक्चर जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो उस स्ट्रक्चर के रिप्लेस कर सको या उसकी जगह आप दूसरा बना सको, उसके लिए आपको मनी जो जमा करनी है, तो उस समय आप एकदम से पैसा नहीं ला पाओगे, तो आपने जो एक्यूमुलेट कराया, जो जमा कराया ग्रेजुअली हर साल, वो मनी आपका उस समय यूज़ आएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल सिंकिंग फंड कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपके पास होता है
एनुअल सिंकिंग फंड आप कैलकुलेट कर सकते हो एस इंटू आई अपॉन एस मतलब होता है टोटल सिंकिंग फंड, आई होता है इंटरेस्ट रेट, 1 + i⁻n−1 होता है। तो यहाँ से आपके पास टर्म आता है जहाँ पे एस का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, और आई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आई जो कैपिटल आई होता है इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम एनुअल इंस्टॉलमेंट जो आपको जमा करनी होती है। एन आपके पास होता है नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट द सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड आप कितने साल तक जमा करोगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है आपके पास डेप्रिशिएशंस। डेप्रिशिएशंस क्या होता है, डेप्रिशिएशन मतलब होता है कमी आना, और कमी आने में किसी चीज़ की, जैसे आपने आज एक मोबाइल खरीदा, 2 साल बाद या 5-20-30 दिन बाद भी उसके वैल्यू में कमी आ जाती है। भाई आपने 10,000 का खरीदा और आप उसे बेचना चाह रहे हो, तो किसने कहा भाई कितने महीने पहले खरीदा था, तुमने कहा 2 महीने, तो बोला सिंपल जवाब 6,000 दोगे तो बताओ, तो उसके कमी आना, बोलोगे आपका तो 4G है अब 5G आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कब जो आपके पास वैल्यू होती है एसेट की वो गिरावट आ जाती है। जनरली प्रॉपर्टी में नहीं होता है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है, बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जैसे कार हो गया, तो इसके एसेट में कमी आती है, एसेट जो होता है उसके वैल्यू में कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशंस। तो डेप्रिशिएशंस क्या होता है, डेप्रिशिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट विद पासेज ऑफ टाइम। भाई सिंपल सी बात, टाइम के साथ साथ वैल्यू में कमी आना। भाई सिंपल सी बात, तुम ही किसी के घर ज़्यादा टाइम तक रुकोगे तो तुम्हारी वैल्यू में जो कमी आएगी ना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशंस। बात समझ आई। जनरली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज ड्यू टू द वेयर एंड टियर, डेटोरेशंस एंड द ऑब्सोलेंस। इन वजह से आपके पास, और बोल सकते हो सिंपल सा मतलब आपके पास जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे, उसकी वजह से भी आपके पास डेप्रिशिएशंस आता है। और सिंपल सी बात है, डेप्रिशिएशंस ऑफ एसेट कैन बी कैलकुलेट बाय, ये जरूर लाइन लिख देना अगर आपके पास डेप्रिशिएशन आता है। तो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड जो हम पहले ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, एक होता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, एक होता है सिंकिंग फंड, और एक होता है आपके पास क्वांटिटी सर्वे मेथड्स। ओके, नेक्स्ट टर्म जो आता है दैट इज अ एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू, तो एसेट वैल्यू क्या होती है आपके पास, इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है। तो एसेट वैल्यू क्या होता है, एसेट वैल्यू टर्म इज जनरली जो यूज़ करते हैं, इज़ यूज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन के पर्पज़ के लिए हम एसेट को यूज़ करते हैं। जनरली सपोज करो आपने देखा होगा कि जो शहरों में ज़मीन होती है वो महंगी होती है, क्योंकि ये आपको पता है जितना शहर के नज़दीक जो ज़मीन होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है। जैसे गांव की तरफ है तो आप गांव की तरफ की जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की वो कम होती है। यही इस वैल्यू को निकालना ही कि वैल्यू कम है या ज़्यादा, वो वैल्यू निकालना ही एसेट वैल्यू कहलाता है। तो आप देखोगे द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एसेट वैल्यू आर द लोकेशन ऑफ द एसेट, आपके पास मार्केट वैल्यू हो सकता है, और लोकेलिटी, ये अफेक्ट करते हैं आपके पास एसेट वैल्यू को। तो जनरली क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द एसेट इन द मॉनिटरिंग टर्म्स एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस के पर्पज से। जैसे म्यूनिसिपल वाले जो होते हैं वो आपके हाउस टैक्स देते हैं ना, ये हाउस टैक्स सारा चीज़ जो डिपेंड करता है वो एसेट वैल्यू पे डिपेंड करता है, और एनुअली इस पर हर साल आपके पास इसका आपके पास क्या होता है, कैलकुलेशन होती है कि भाई अब इस बार, जैसे आपने सुना होगा इस कहीं भी सपोज को आपके पास कोई भी जगह है, जैसे आपके पास सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में अगर सपोज करो आपके पास दिल्ली में सर्कल रेट बढ़ गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, दैट इज़ अ। नेक्स्ट आपके पास आता है मेथड ऑफ वैल्यूएशंस। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड और मेथड ऑफ वैल्यूएशंस, ये 2019-20 का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आता है पेबैक मेथड, एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। मेथड ऑफ वैल्यूएशंस, वैल्यूएशन करना आपके पास किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं। 4 मेथड हम जनरली पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी होते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, एक होता है पे बैक मेथड, एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये जनरली हम जो पढ़ते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, जब ऐसे कोई चीज़ होती है ना, इन्वेस्टमेंट करनी हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो उस टाइम में ये पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे होता है वैल्यूएशन करना। तो पहला आता है आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, नाम में ही सब कुछ रखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा, उस पर कितना प्रॉफिट आया, यानी इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। भाई सिंपल सी बात, आपने 10,000 जमा करा, इन्वेस्टमेंट कहीं करा, और आपको 1 लाख आ गया, दैट इज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इससे कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट ऑन इंटू 100, दैट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है पे बैक मेथड। पे बैक मेथड क्या होता है, सिंपल सी बात समझिएगा, आपने कहीं पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करा, और 1 लाख जो आपका वापस आ रहा है इन्वेस्टमेंट जो आपने करा, वो वापस जब आएगा, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करा और जो आपका मनी वापस आएगा उसको जमा करने में वापस आने में सपोज करो 20 साल लग रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं।
वो जितना कम होगा उतना ही तो प्रॉफिट होगा। सपोज करो आपने 1 लाख जमा कर 1 लाख इन्वेस्ट करा और आपके पास 2 महीने में वापस आ गया, तो वो पेबैक जो मेथड है, पेबैक पीरियड जो होना चाहिए वो शुड भी मिनिमम होना चाहिए। तो वही क्या होता है, पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है, पेबैक पीरियड इज द टाइम विद इन द सम ऑफ द फ्लो ऑफ अनडिस्काउंटेड नेट रेवेन्यू बिकम इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, नेट, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपको पता है किसी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट रेवेन्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट के बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है आपके पास, इंटरनल रेट रिटर्न मेथड क्या होता है, एक डिस्काउंट रेट होता है। सिंपल सी बात है कि क्या है कि आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट करा और नेक्स्ट ईयर आपका रिटर्न जो आ गया वो 12,000 आ गया, तो इसमें आपके पास कितना इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आया कि 20% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको पैसा वापस आया है। तो इसी को बोलते हैं आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, यानी इट इज़ द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज टू बी द ऑब्टेन फ्रॉम द इक्विपमेंट इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। या बोल सकते हैं डिस्काउंटेड रेट होता है जहाँ पे आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाता है ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। या आप बोल सकते हो जनरली IRR, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड IRR। ओके, तो ये टर्म्स आपके ये आपका जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने SSC JEE मेंस के सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करी। जितना भी मेरे पास टाइम बच सका मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट को आपके मेंस से पहले कंप्लीट करा दूंगा जितना भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आप लोगों का एक काम करना है, आप लोगों को ESC टॉपर सिविल AIR 16 को सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाले टाइम पर इस पे हम सिविल से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं, और वो भी सबसे पहली अच्छी बात ये होगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। ये छोटा सा कोर्स था एस्टिमेशंस का SSC JEE मेंस के लिए। हर एक RCC हो गया, हर एक चीज़ का आपके लिए बहुत कम टाइम पीरियड में पूरा रिवीजन करने के लिए आपको मैं ये कोर्स अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको लगे तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।